मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कराई हुई है यूट्यूब पे। अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत सारी क्लासेस लगभग मैंने ना पीडीईडीएफ का मतलब है पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड वाले, जब ये विदेशी कंपनी आई यहाँ से लेकर और आजादी तक की पूरी कहानी पढ़ा रखी है। ऐसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन पहले करा रखा है, पॉलिटिकल साइंस भी करा रखा है। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब मैंने पढ़ाया था 2017-18 में, तब से आज तक में मैंने भी ढेर सारी चीजें नहीं पढ़ ली, तो उससे होता है कि नॉलेज का अब लेवल बढ़ गया। तो क्यों ना वो सारी चीजें मिक्स करके अगले जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि अब कंपटीशन भी तो बढ़ गया ना, उन तक पहुंचा दी जाए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ना शुरू करेंगे और इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स मैं यूट्यूब पे दोबारा से करा दूंगी, ताकि एक और नई प्लेलिस्ट हमारी बन जाए जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 लिख देंगे। इसको एक पार्ट तो पहले से है, एक पार्ट 2 बना देंगे, जिसकी आज एक इंट्रोडक्शन की क्लास में ले लेती हूँ। तो हम जो पढ़ना शुरू करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री को एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक एंशियंट यानी प्राचीन भारत, एक मेडिएवल जिसको आप कहते हैं मध्यकालीन भारत, और एक मॉडर्न हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं आधुनिक भारत। इन तीनों में अलग अलग बंटवारे का कारण है, कुछ खास काम हुए जिन कामों ने 2 टाइम के बीच में एक लाइन डिवाइड कर दी, उन कामों के कारण हिस्ट्री का बंटवारा हो गया। जैसे एंशियंट हिस्ट्री और जो मेडिएवल हिस्ट्री है, इसमें जो टाइम लाइन में डिवाइड किया गया ना, इसका मेन कारण था भारत में एक नए धर्म का आगमन हो गया था। ये नया धर्म था इस्लाम धर्म, और इस्लाम धर्म इंडिया में पहुंचा आक्रमणकारी जब आए थे। मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने बचपन में खूब सुना होगा। मोहम्मद बिन कासिम के साथ साथ जब वो आए, इंडिया के ऊपर अटैक हुआ जब मध्यकाल की शुरुआत में 712 ईस्वी में, तो हमारे देश में एक नए धर्म, क्योंकि नया टेक्स्ट लगा था, जजिया का नाम हमने पहली बार सुना था, तो वहां से हमने मान लिया कि एक पीरियड खत्म हो गया और अब अगला पीरियड स्टार्ट हो गया। जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तो हम मेनली पढ़ते हैं इंडिया में 3 धर्म बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे थे। एक सनातन जिसको आप हिंदू धर्म कह देते हैं, एक बौद्ध धर्म उसी में से निकल के अलग हो गया था, और एक जैन धर्म। फिर धीरे 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 हमने देखा कि बाहर से इन्वेडर्स आए, आक्रमणकारी आए, और एक नए धर्म का उदय हुआ यहाँ पर। 100 सालों में वो धर्म अचानक से बहुत तेज गति से बढ़ता हुआ भारत तक आ पहुंचा। फिर एक लंबे समय काल में पूरे भारत में इस्लाम धर्म की जड़ें मजबूत हुई। इस टाइम पीरियड को कहा जाता है मध्यकाल। इसमें काम करने का तरीका बदला, लोगों के जो राजाओं के साथ, सुल्तानों के साथ संबंध थे उनमें परिवर्तन आए, जो राजनीति थी उसमें परिवर्तन आया, धर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े परिवर्तन हुए। तो मिडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ एक नए धर्म के आने से। वहीं से मिडिएवल की शुरुआत हुई। फिर इस मिडिएवल और मॉडर्न में मेन चेंज क्या आया कि मिडिएवल जहां जहां खत्म होगा, जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विदेशी आक्रमणकारी आपके ऊपर दोबारा से आए। लेकिन इस बार ये आक्रमणकारी नहीं थे, इस बार ये बिजनेस करने आए थे। और जो बिजनेस करने आए थे वो एक एक करके देखा देखी बहुत सारे लोगों को लगा कि इंडिया एक अच्छा मार्केट साबित हो सकता है और यहाँ अपना सामान बेचा जा सकता है, और यहाँ से सामान ले जाके यूरोप में बेचा जा सकता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जो मोटे तौर पर कहें तो जैसे ही विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी कंपनी कह लेते हैं, क्योंकि ये आक्रमण करने नहीं आए थे, ये बेसिकली व्यापार करने आए। आक्रमणकारी आए थे जब मिडिएवल टाइम पीरियड था। तो विदेशी जब व्यापार करने कंपनी आपके यहाँ पर आई, तो हम मानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो गई। ये लोग अकेले नहीं आए, इनके साथ भी बहुत सारी चीजें आई। जब ये आए थे विदेशी स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले ये हुआ क्या था, एक्चुअल में इस सारे बाहर के लोगों के आने का कारण हमारा देश अकेला नहीं था। इसका कारण था एक लड़ाई। ये लड़ाई हो रही थी बेटा यूरोप और जो अरब कंट्रीज है ना, इनके बीच में हिस्ट्री में 8 बड़े धर्म युद्ध हुए, जिन्हें क्रूसेड कहा जाता है। अब ये क्रूसेड अलग अलग टाइम पीरियड में थे, और जो अरब कंट्रीज थी ना, इनका एक तरह से कंट्रोल था पानी के छोटे छोटे से हिस्सों पर, जहां से पानी के जहाज गुजरते थे व्यापारियों के। तो इन लोगों ने, जो अरब कंट्रीज थे, इन लोगों ने फारस की खाड़ी पर और लाल सागर जिसको आप कहते हैं रेड सी, इन दोनों पे एक तरह से कंट्रोल कर रखा था, होल्ड बना रखा था। यूरोप के लोगों को आपके देश तक या आपके आसपास के देशों तक पहुंचने के लिए वो रास्ता यूज करना पड़ता था। तो सोचो, दोनों की दुश्मनी है। अरब वालों की दुश्मनी किसके साथ है? यूरोप वालों। अगर मैं इसको मोटे तौर पे आपको मैप से समझाऊं बहुत रफ में, तो मान लीजिए ये है छोटा सा यूरोप, छोटे छोटे देश हैं इसमें। ये है आपका अफ्रीका, और इसी के साथ यहाँ अरब वाला पूरा ग्रुप बनता है, ये अरब कंट्रीज वाला। ठीक है, अब ये स्थल एरिया पूरा है, यहाँ बीच में, और यहाँ पानी है। देखिए, एक रफ तरीके से समझ लेते हैं। ये पानी भूमध्य सागर का, यहाँ पानी लाल सागर का। यहाँ से यहाँ तक
इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में ये स्थल का एरिया था। तो इस स्थल मार्ग का जब ये यूज करते थे ना, इस वाले का, तो इस पे अरब कंट्री, ये अरब कंट्रीज हैं, इनका दबदबा था। यूरोप के लोगों तक को जब आप तक पहुंचना पड़ता तो इस हिस्से में से गुजरना पड़ता जिसपे अरब कंट्रीज का दबदबा था। अब यूरोपियों की और अरब कंट्री के जो लोग थे, इनकी बहुत पहले से कलेश थे, लड़ाइयां थी, जो मैंने क्रूसेड कहा, धर्म युद्ध। तो यूरोप के देशों को लगता था कि यार इनके साथ जब हमारी पंगेबाजी है तो क्यों हम ये व्यापार के लिए इनके ऊपर डिपेंड रहे। जब आपकी किसी से नहीं निभ रही है तो आप उसके साथ साझा कितने दिन चलाएंगे। रोज कलेश से बढ़िया अपना अलग रास्ता ढूंढ लें। तो इन लोगों ने ना रास्ता अलग ढूंढने के लिए, खासकर पुर्तगाल ने और स्पेन ने, ये दो देश हैं स्पेन और पुर्तगाल, इन दोनों के जो बड़े बड़े राजा थे ना, इन लोगों ने यूरोप के बड़े बड़े नाविकों को कहा कि तुम जाओ, सारा खर्चा हम देंगे और तुम नए नए सी रूट्स ढूंढो कि इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा अलग इधर उधर कहीं रास्ते जाते हो, ताकि हमें इन लोगों के साथ बातचीत ना करनी पड़े और इनके ऊपर हम डिपेंड ना रहें। तो पुर्तगाली और स्पेन, सबसे पहले ये दो देश, एक तरह से होता है ना भाई, पहली कोशिश करना, वो इन्होंने की। और इसमें सबसे बढ़िया जो सफलता पाई वो पुर्तगाल के एक नाविक ने, जो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वास्को डी गामा, जिसने इंडिया आने का समुद्री नया मार्ग खोज लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई जानता नहीं था, इंडिया की आइडेंटिटी बहुत पुरानी है और इंडिया अब से नहीं, इंडिया हड़प्पा के काल में भी व्यापार करता था। तो इंडिया कोई नई चीज नहीं था कि इन्होंने पहली बार इंडिया सुना। इंडिया के बारे में पहले से लोग जानते थे और इंडिया में व्यापार बहुत पहले से था। लेकिन पहले व्यापार का जो रूट था ना, उस रूट पे दबदबा था अरब वालों का, क्योंकि इनकी टेरिटरी थी। अब जो इन्होंने नया रास्ता खोजा, ये पानी से आने वाला रास्ता था, यानी ये किसी के कब्जे में नहीं था। तो अब ये फ्री हो गए। यहां से आपके देश में शुरुआत होती है मॉडर्न इंडिया की, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का मतलब ये नए नए लोग आपके देश में आने का रास्ता खोज गए। इनमें सबसे पहले जो सफल हुआ ये देश, यही आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाल के, पोर्टुगीज इन्हीं को कहा जाता है इंग्लिश में। वास्को डी गामा आपने नाम सुना होगा। आप कभी गोवा घूमने जाएंगे तो वहां के रेलवे स्टेशन पे एंट्री जब आप लेंगे तो वहां भी ऐसे ना एक सेमी टाइप का गेट लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा है वास्को डी गामा, क्योंकि वास्को डी गामा जब सबसे पहले पहुंचा था तो वो पहुंचा था केरल के कालीकट के तट पर। फिर केरल से आगे बढ़ते बढ़ते पुर्तगालियों ने गोवा की बेल्ट पे अपना अधिकार जमा के और उसको अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। तो कालीकट केरल से लेके गोवा तक की पट्टी पर पूरे छोटे छोटे एरिया पे इन लोगों का दबदबा और कब्जा हो गया। इस टाइम पे जब ये भारत आए थे ना, 1498 की घटना है। इस टाइम तक अगर आप ध्यान से देखें तो धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत जो मिडिएवल पीरियड में थी वो कमजोरी की तरफ आ रही थी। उसमें बहुत ज्यादा ऐसे कि भाई बहुत पावरफुल लोग, क्योंकि ऊपर की अगर बात कर रहे हैं उत्तर भारत की, दिल्ली सल्तनत की, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, लोदी वंश, इनका आखिरी काल चलने वाला है। लोदी सल्तनत जो है ये चल रही है। उन लोगों ने दक्षिण भारत पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया था, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में साउथ इंडिया पे बढ़िया कमांड बनाई थी। लेकिन लोदी वंश में अगर देखें तो सिकंदर लोदी के बाद ज्यादा काम नहीं हुआ। 1517 की घटना है जब सिकंदर लोदी का एंड था। तो आप ये लगा लीजिए कि इस टाइम पे लोदी वंश के लोग थे और साउथ की तरफ नए नए लोग आ रहे थे। तो बहुत कोई बढ़िया कमांड दिल्ली सल्तनत ने साउथ इंडिया पे एज सच लेटर स्टेज में नहीं रखी। तो इन लोगों को आने के टाइम पे ना ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। साउथ के छोटे छोटे राजा थे, उन राजाओं से छोटे मोटी लड़ाई झगड़े करके फाइनली इनके लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में इन लोगों ने बड़ा अच्छा व्यवहार किया। फिर धीरे 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 देखा कि यहाँ ज्यादा किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो अपनी जड़ें जमा ली। ये थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने अकेले लगभग मान के चलो 100 इयर्स तक बढ़िया व्यापार किया। इनकी मजबूत पकड़ बन गई पानी के हिस्से पर, क्योंकि इन्होंने रूट खोजा था ना ये साउथ इंडिया, ये इस तरफ आने का, इंडिया की तरफ। तो साउथ इंडिया की अगर बात करें तो ये साउथ इंडिया में इस बेल्ट में सबसे पहले कालीकट के तट पर, फिर आगे व्यापार करते करते गोवा के आसपास की बेल्ट पर, इस पूरे एरिया पर। और यहाँ आने का रास्ता ये पानी था, इसको आप कह लीजिए अरब सागर, और नीचे के पूरे पानी को हिंद महासागर। तो हिंद महासागर पे इनकी अच्छी एक पकड़ मजबूत बन गई। उस जमाने में बेटा बहुत लोग एक्टिव नहीं थे, तो हिंद महासागर पर इनकी जब मजबूत पकड़ बनी तो इनके नाम के आगे लिखने लग गए कि हम हिंद महासागर के स्वामी हैं, यानी हमारी ही चलेगी। कौन से ओशियन में? इंडियन ओशियन में, या हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में एक तरह से मजबूत पकड़ किन लोगों ने बना ली? अपनी पुर्तगालियों ने। इनके देखा देखी कुछ समय बाद एक नए देश ने कहा कि भैया हम भी व्यापार करेंगे। उन्होंने भी काम शुरू किया। एक ट्रिक से इन सबको याद करते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक आपने कभी सुनी भी होगी, ये है PD
EDF, ये शॉर्ट ट्रिक है। ये 5 देशों की कहानी हमें बताता है कि इनके आने का, इनके बनने का क्रम क्या रहा। हमारे देश में अगर पहले कंपनीज की बात करें तो पोर्टुगीज जो कंपनी थी वास्को डी गामा वाली 1498 में, ये आपके देश में आई थी मेनली 1503 में, लेकिन इस कंपनी पे काम शुरू हो गया था 1498 में। डी का मतलब है डच। डच कहते हैं जो लोग हॉलैंड के हैं, हॉलैंड या जो वहां के निवासी है ना, उन लोगों को कहते हैं डच। तो यहाँ डी का मतलब है डच पीपल। ये लोग आपके इंडिया में जब आए उससे पहले 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी बना ली थी। इंग्लैंड वालों की कंपनी इनसे पहले बन गई थी। इंग्लैंड वालों की कंपनी बन गई थी 1600 में। वैसे बहुत सारी किताबें दिसंबर 1599 भी दिखाती हैं। एक कंपनी को बनने में, आने में, कामकाज करने में समय लगता है। आपके यहाँ आने में इंग्लैंड की कंपनी 1608 में अपना पहला आदमी भेजेगी आपके यहाँ पे बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ राजा, बड़े बड़े बादशाह हुआ करते थे। ये जो दूसरा डी देख रहे हो, ये डेनमार्क के लोग हैं। डेनमार्क तुरंत तुरंत में निकला था, नई नई कंपनी या नई नई अपनी उपनिवेश, नई नई कॉलोनी बना रहा था। तो उसी सीरीज में इसने भी इंडिया में आने की कोशिश की, कुछ दिन पैर भी जमाए थे, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। ये बनी थी 1616 में। और एफ का मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सबसे लेट बनी 1664 में। अब ध्यान से देखें तो ये सब देखो 1600 में बनी है। इनमें सबसे पहले इंग्लैंड की कंपनी, जिसको आप BEIC कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद 1602 में डच वाली कंपनी, 1616 में डी मतलब डेनमार्क वाले, डेनिश पीपल बोलते हैं इनको, और फ्रेंच बने थे 1664। तो सबसे लेट फ्रेंच पीपल आते हैं आपके यहाँ, जिसको FEIC कहते हैं। सबसे पहले आते हैं पोर्टुगीज। पोर्टुगीज लगभग 1503 में आपके यहाँ प्रॉपर तरीके से काम शुरू कर देते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो इनमें और इनमें तो लगभग 100 साल का गैप है। इसका मतलब बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम 100 साल तक किस अकेली कंपनी ने चलाया? जो कंपनी पुर्तगाल की थी। इसलिए पुर्तगालियों के नाम के आगे क्या लिखा जाता है? हिंद महासागर के स्वामी। इन्होंने एक नीति बनाई थी, शांत जल की नीति, और इनका कहना था कि इस पूरी हिंद महासागर की बेल्ट पर हमारा दबदबा है। इस बेल्ट में जो व्यापार करेगा उसे हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक तरह से इनकी परमिशन के बिना उस पूरी बेल्ट में कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। और कहते हैं कि बादशाह अकबर के अगर शिप्स जाते थे ना, तो उनको भी फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन एक परमिशन, जैसे आज परमिट मिलता है किसी चीज का, ऐसे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इसका मतलब इन लोगों ने अकेले राज किया, तब तक कोई आया ही नहीं था। फिर लगातार से 4 देशों ने भारत में कदम जमाने की कोशिश की, जिसमें सबसे लेट कौन आए? फ्रेंच। फ्रेंच बहुत काबिल थे, लेकिन फ्रेंच और अंग्रेजों के, इस इंग्लैंड के बीच में खूब लड़ाई झगड़े हुए, कलह कलेश हुए, और फाइनली इंग्लैंड वाले जीत गए। इनकी जीत का सबसे बड़ा कारण जानते हैं? फ्रेंच कमजोर नहीं थे, लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। उन्हें हर डिसीजन लेने से पहले अपने देश के बड़े अधिकारियों से, क्योंकि सरकारी कंपनी है, परमिशन लेनी पड़ती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी को बहुत लोगों से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। वहां सिर्फ मालिक की हाँ या ना पे काम होता है। यहाँ एक आदमी की हाँ ना नहीं थी। यहाँ जो हाँ ना करेगा उससे ऊपर पहले एक और बैठा, तो उससे भी हाँ ना लेनी पड़ेगी, फिर उससे ऊपर। यहाँ एक आदमी जिम्मेदार नहीं था। अगर ये भी इतनी ही आजाद होती डिसीजन लेने में जितनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो हो सकता है भारत पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होता। लेकिन हो सकता है और है, ये 2 अलग बातें हैं। इन 5 में एक संघर्ष चला। 4 कंपनी आप देख रहे हैं 17वीं शताब्दी में। 1600 का मतलब शताब्दी हमेशा अगली बोलनी है, तो ये 17वीं शताब्दी में है, और इसको आप कहते हैं ये 15वीं शताब्दी के एंड में आ गई थी। तो इन्होंने अकेलों ने काम किया, बाद में इनमें कंपटीशन छिड़ा। अब ध्यान से सुनना, ये कंपनी मैंने लिखा है बनने का क्रम, ये बनी ऐसे थी, लेकिन आपके देश में आई थी इस तरीके से। इस तरीके से का मतलब पहले 1600 वाली बनी पहले। अगर मैं इसमें नंबरिंग करूं देखो, तो सबसे पहले आएगी ये P, इसके बाद मैं यहाँ पे E को ले आऊं, क्योंकि 1600 बाद में आएगा ना E, उसके बाद D बनी ये वाली, बाकी तो सब सेम चलेंगी। तो आने का क्रम याद करोगे और बनने का क्रम याद करोगे, तो सेकंड और थर्ड की पोजीशन चेंज कर देना। अगर पूछे बनी तो देखो ये है, और आई अगर पूछेंगे तो आई बाद में इंग्लैंड वाली लेट आई, ये पहले आई। कैसे? ये आपके यहाँ 1503 में कामकाज करना स्टार्ट करेंगे, ये आपके यहाँ 1602 में ही कामकाज शुरू कर देंगे। ये आपके यहाँ 1600 में बन गई, लेकिन 1608 में आएंगे। 1608 आगे जाके फिर पढ़ेंगे। अभी इस तरीके को याद कर लो, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, अभी हटा देती हूँ। इस तरीके से याद कर लो, PDEDF। P मतलब पुर्तगाली, एक D का मतलब डच, डच का मतलब हॉलैंड, हॉलैंड को ही
नीदरलैंड भी कहते हैं। उसके बाद ई का मतलब इंग्लैंड वाले, अगला डी डेनिश पीपल, डेनमार्क के लोग, और उससे अगला एफ का मतलब फ्रेंच पीपल। ये है बेटा इनके आने का तरीका। अब ये इतने लोग क्यों परेशान हो रहे हैं इंडिया में? क्योंकि इस टाइम पर, जबकि मैं कहानी बता रही हूँ, यूरोप में एक बड़ी क्रांति हुई थी जिसे आप कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। और उस औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में बहुत सारी चीजें बहुतायत में बनाने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया था। मशीनी युग आ रहा था। जैसे आज अगर आप देखें ना, पिछले 5-6 सालों में देखो कितना ज्यादा परिवर्तन आ गया। आप खुद फील करो, हमारा कल्चर कितनी स्पीड से बदल रहा है, हमारे खान पान की आदतें कितनी स्पीड से बदल रही हैं, हमारा कामकाज का तरीका भी बहुत जल्दी बदल रहा है। हर चीज कितनी कन्वीनियंट हो गई पिछले 5-6 सालों में। आज से 5-6 साल पहले किसी के घर में सिलेंडर खत्म हो जाता तो उसको सिलेंडर भरवाने के लिए जाना पड़ता था। एक आदमी सिलेंडर को बाइक पे रखता या साइकिल पे रखता, दूसरा उसके पीछे बैठता, सिलेंडर की वहां लाइन लगती, पर्ची कटती, तब सिलेंडर घर पे आता था। कई बार तो 1-1 2 दिन तक चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था या स्टोव पे। आज आप देखो ऑनलाइन बुकिंग है, आपको कुछ नहीं करना, 2 बटन दबाने हैं, आपका सिलेंडर घर आ जाएगा। लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ गया, इसको अगर आप फील करें। ऐसे ही बेटा हमेशा से दुनिया बदली, लेकिन उसकी स्पीड हमेशा बराबर नहीं होती। आज दुनिया ज्यादा तेज गति से बदल रही है। जबकि मैं कहानी बता रही हूँ ना, इस टाइम पे भी ऐसे ही बड़े बदलाव आ रहे थे। आज तकनीक में परिवर्तन आ रहे हैं। आज लाइफस्टाइल पहले के मुकाबले बहुत बहुत आसान हो गया। अब जीवन जीना उतना टफ नहीं है जितना आज से 50 साल पहले था। आपके दादा परदादा के टाइम में घर में लाइट नहीं थी, तो सोचो लाइफ कितनी टफ थी। आज आपके पास आपके फोन में टॉर्च है, उस टाइम पे घरों में टॉर्च नहीं मिलती थी, दिया बाती होता था। और घर में कोई परेशानी होने पर आदमी जो है ना, शाम रात ढलने से पहले, शाम ढलने से पहले अपने बिस्तर पकड़ लेते थे, क्योंकि घर में लाइट का प्रावधान नहीं था। तब वो छोटी छोटी डिब्बिया बनाई जाती थी जिसमें मिट्टी का तेल भरते थे और एक उसमें बाती टाइप लगाते थे, इमरजेंसी में वो काम आती थी। आज सोचना जरा, लाइफ उसके मुकाबले कितनी आसान है। तो जैसे आज लाइफ परिवर्तित हो रही है ना बहुत तेज गति से, ऐसे ही सेम इस टाइम में भी परिवर्तन आ रहा था यूरोप में। क्यों? चीजें मशीनों से बननी स्टार्ट हो गई थी। वो चीजें जो पहले हाथ से बनती थी, धीरे धीरे उनका स्थान मशीनों ने ले लिया। जब लाइफ में मशीनें आई तो जिंदगी आसान बनी। मशीनों से बनी चीजें, एक तो टाइम कम लगती थी बनने में, और दूसरा उनकी लागत कम थी। मैनुअल वर्क हमेशा ज्यादा भारी पड़ता है, समय ज्यादा लेता है। तो अब जब ये क्रांति आ रही थी तो इनको मार्केट्स की जरूरत थी, और जिस देश के पास जितने ज्यादा मार्केट होंगे वो उतनी जल्दी प्रोडक्शन करेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उतना उसका सामान ज्यादा बिकेगा। जिसका सामान ज्यादा बिकेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा वो और ज्यादा बढ़िया तरीके का सामान बनाएगा। तो एक तरह की होड़ लग गई थी, एक तरह का कंपटीशन था। ये सारी घटनाएं इसीलिए हो रही थी क्योंकि उस कंपटीशन में हर ताकतवर देश, ताकतवर का मतलब यहां था जिसने औद्योगिक क्रांति में हिस्सा लिया, जिसको उस जमाने में टेक्नोलॉजी की चीजें समझ में आ गई, जिसने उस जमाने में मशीनों पे काम कर लिया, उन सब का टारगेट था मैक्सिमम देशों में जहां जहां जनसंख्या ज्यादा है और जहां लोग अभी अवेयर नहीं है, जहां अनअवेयरनेस है, लोगों में अभी समझ नहीं है, उन देशों में जाके अपने मार्केट डेवलप कर लो। ये सारा खेल था व्यापार का, ये सारा खेल था अधिक लाभ कमाने का। और इसी खेल में हम जैसे देश जो थोड़े से पिछड़े रह गए थे कुछ चीजों में, ऐसा नहीं है कि इंडिया पिछड़ा था, लेकिन बेटा ये सच बात है कि औद्योगिक क्रांति में अगर देखें तो जिस जमाने में यूरोप औद्योगिक क्रांति की बातें कर रहा था, उस टाइम पे हम लोग उनके मुकाबले पिछड़े रह गए थे, और इसीलिए नजर में आ गए। और पहले एक देश, फिर दूसरा देश, फिर तो रास्ता बन गया, क्योंकि इंडिया जितना बड़ा मार्केट इतनी आसानी से कहीं मिल नहीं सकता था। ये कारण रहा कि विदेशियों की नजरों में इंडियंस क्यों आए। यहां से स्टार्ट होती है मॉडर्न हिस्ट्री, कि कैसे आप उस होड़ का एक तरह से टारगेट बन गए कि भैया जिसका जितने ज्यादा देशों पे कंट्रोल होगा, जिसकी जितनी ज्यादा कॉलोनी होंगी, उसका उतना बड़ा मार्केट होगा, उस मार्केट के कारण उसका उतना बड़ा प्रॉफिट होगा, और जिसका जितना बड़ा प्रॉफिट होगा वो देश उतनी स्पीड से आगे बढ़ेगा। इंडिया एक मार्केट था इन सब विदेशियों के लिए। और जब ये स्टार्टिंग में आए तो ये भी नहीं जानते थे कि इंडिया अंदर से खोखला होने लग गया था, क्योंकि इंडिया में आंतरिक इंटरनली लोग इतने ज्यादा आपस में लड़ने लगे थे कि आगे जाके भारत की उस कमजोरी का फायदा इन विदेशियों ने उठाया, और इन्होंने भारत को धीरे 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 करके इतना कमजोर कर दिया कि एक आने वाले समय में भारत अंदर से बिल्कुल खोखला था। इन्होंने जैसे ही जहां जहां वार किए, वहां वहां से भारत की कमजोरी बाहर आई, और धीरे धीरे करके पूरे भारत पे लोगों ने एक होल्ड बना लिया। और फिर जिसने जितना चाहा व्यापार के माध्यम से, और आगे जाके ब्रिटिशर्स की अगर बात करूं तो व्यापार से ये राजनीति में आए, और इन लोगों ने राजनीति को पहले मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, और फिर उन मोहरों को हटा के और खुद वहां पे सर्वे सर्वा बन गए। और इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत को 200 साल तक अपने हिसाब से चलाया। पहले 100 साल व्यापार
व्यापार के हिसाब से और अगले 100 साल राजनीति प्लस व्यापार दोनों की नजर से। ये कहानी है मॉडर्न इंडिया की। चलिए, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, तो इस तरीके से रोज थोड़ी थोड़ी क्लासेस में, आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, कल से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों का इंटरेस्ट है, देखो बेटा, पढ़ाई हर किसी के लिए नहीं होती, हर बच्चा पढ़ भी नहीं सकता। पढ़ाई सबसे पहले होता है अपने मन से कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं पढ़ना। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता, न पेरेंट्स न टीचर्स। जब तक स्टूडेंट के मन में नहीं है ना कि मुझे सीखना है, तब तक कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। पहली चीज है सेल्फ पे काम करना। आपके मन में ये आना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों में ना ये समझ नहीं होती, खासकर जब वो स्टूडेंट एज में होते हैं, कि तैयारी एकदम से होने वाली चीज नहीं है। ये तैयारी बेटा पढ़ाई है, और पढ़ाई कोई भी एकदम से अचानक से नहीं कर सकता। एक 100 नंबर के पेपर के लिए बच्चों को सालों साल लग जाते हैं तैयारी करते करते, क्योंकि ये नहीं पता ना कि उस 100 नंबर के 200 नंबर के पेपर में आएगा क्या। इतनी बड़ी हिस्ट्री है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल साइंस है, इतनी बड़ी ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, एनवायरमेंट स्टडीज है। इनमें से क्या पता कहां से किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसके दो ही तरीके हैं, या तो पढ़ो ही मत कि भैया इतना सारा है तो क्या ही पढ़े, छोड़ दे। और दूसरा तरीका यह है कि भैया चाहे कुछ भी आता हो, दुनिया लगती तो है ही ना, वो भी तो कुछ पढ़ते ही होंगे। ये किसी को नहीं पता होता बेटा कि किसकी नौकरी लगेगी किसकी नहीं। सिर्फ एक चीज है कि भैया हमें लगातार मेहनत करनी है। जब तक नौकरी ना मिल जाए तब तक लगातार पढ़ते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे। 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी लग जाते हैं, क्योंकि सरकार की नीतियां बहुत बड़ी निर्णायक हैं, आपकी नौकरी कब लगेगी और कब नहीं। पर मैंने इतना देखा है बेटा, एवरेज परिवार के बच्चे के पास, जिसके पास बहुत ज्यादा साधन ना हो, उन लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत है जिससे सफलता मिल सकती है। कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। बाय चांस कोई बहुत लाखों करोड़ों में से एक आधा होता है कि बहुत ही लकी है कि चलो भैया उसकी कोई नई चीज चल निकली। लेकिन आप ये सोचो कि ज्यादातर लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनमें से कोई इक्का दुक्का सफल होता है। कोई इक्के दुक्के चेहरे हैं जिन्होंने एक फील्ड में और सबसे पहले नीड को समझा। नॉर्मल बच्चे के साथ क्या है कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अब हर कोई तो, जैसे वो एक, वो कौन सा फेमस हो गया था पीछे, वो मैं नाम भूल गई उसका, देखो वो अजीब तरीके से चाय बनाता था, क्या नाम था उसका, एक चाय बनाने वाला था, वो लड़का बड़ा फेमस हुआ, बिल गेट्स भी उसकी चाय की टपरी पर पहुंचा था। तो इस तरह के लोग, ये इक्का दुक्का है बेटा। अब उसकी देखा देखी कोई सोचे कि हम भी ऐसे बन जाएंगे, तो भैया वो तो बाय चांस की बात है, करोड़ों में से कोई एक था। तो ऐसे काम जिनमें करोड़ों में से कोई इक्का दुक्के के होने के चांसेस हो, उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। एक नॉर्मल परिवार के बच्चे को पहली चीज ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भैया मेरी किस्मत तब खुलेगी जब मैं मेहनत करूंगा या करूंगी। मेहनत सफलता का रास्ता, उम्मीद है, ले जाएगी। और इस मेहनत में एक चीज और लगी होती है, ये मेहनत लगातार करनी होती है। 2 महीने 4 महीने बाद जनरली हर बच्चा सोचता है बस यार मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। जब आपके मन में ये आए ना मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो एक क्वेश्चन अपने आप से करना, अगर मैं ये तैयारी छोड़ दूं तो मेरे पास प्लान बी क्या है। अगर आपके पास कोई प्लान बी नहीं है तो सिर्फ एक ही चीज के पीछे लगे रहना है कि भैया इसको हासिल करना है, जो चीज सीखनी है। आप जीरो से स्टार्ट करेंगे ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, यार इतने दुनिया पढ़ रही है हमारी क्यों लगेगी। बेटा सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। जिसने आपसे ज्यादा समय दिया वो आपसे आगे रहेगा ही रहेगा। अब कोई 1 साल से पढ़ रहा है, कोई 1.5 साल से पढ़ रहा है, कोई आज से पढ़ना शुरू करेगा, तो कहीं ना कहीं अंतर तो रहेगा। लेकिन 1.5 साल वाला कुछ दिनों में नौकरी तक पहुंच जाएगा अगर वो लगातार पढ़ रहा है। तो जिसने आज शुरू किया है वो 1-1.5 साल में जब तैयारी बढ़िया हो जाएगी तो वो नौकरी तक पहुंच जाएगा। ये सीधी कहानी है, मेहनत करते जानी है। जब तक कि हम लोग प्लान बी या तो हमारे पास हो, और अगर नहीं है प्लान बी सक्सेस का, तो फिर मेहनत का रास्ता पकड़ लेना। एक एवरेज मिडिल क्लास के लिए सबसे बढ़िया तरीका है अपनी 12वीं की ग्रेजुएशन, अगर रोज कॉलेज जाना, मेरा ऐसा नजरिया है, या तो फिर कॉलेज हो बहुत बढ़िया जहाँ पे कि सच में बढ़िया लाइब्रेरी हो, आपका एक अच्छा सर्कल हो, आप डेली जाएं और कुछ सीख कर आए। अगर आप कॉलेज सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाएंगे, अच्छे जूते पहनने को मिल जाएंगे, मौज मस्ती, तो बेटा फिर तो टाइम खराब करना है। कॉलेज जाओ तो 3 साल वहां सीख के, क्योंकि ये 3 साल जाने के बाद वापस नहीं आने,
12वीं के बाद और ग्रेजुएशन में 3 साल निकलेंगे। उन 3 सालों में या तो बहुत कुछ सीख लेना और नहीं तो फिर बेटा कॉलेज कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लेना। अगर कॉलेज कॉरेस्पॉन्डेंस से करो तो साइड बाय साइड भी कुछ ना कुछ तैयारी अपनी करते रहना। सिर्फ पढ़ाई की भारत में वैल्यू नहीं है। बीए की डिग्री लेके, एमए की डिग्री लेके, एमबीए करके, एमएससी करके, एमटेक करके भी आपके देश में रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। फिर भी इंसान को घूम फिर के देखना पड़ता है कि मैं क्या करूं। तो इसलिए किसी भी एवरेज बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है अपनी पढ़ाई की एक मिनिमम डिग्री ली और अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया, एक जगह खड़े हो गए, फिर अपनी पढ़ाई करते रहे, फिर आगे बढ़ते रहे, फिर पढ़ाई करते रहे, फिर आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने की बहुत दूर तक कोई कितना भी आगे जा सकता है बेटा, लेकिन एक जगह पैर जमा लेने चाहिए एक यंग एज में। 25 साल के बाद आपके ऊपर एक प्रेशर बनने लगेगा, फिर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जिन लोगों को ये बात समय पे समझ आ गई वो जिंदगी बना लेते हैं, और जिन लोगों ने समय काट दिया, जो आज 23 के हैं, 2 साल बाद वो 25 के हो जाएंगे। 25 साल के बाद तो वैसे ही होप खत्म होने लगता है कि अब क्या करेंगे अगर अब तक कुछ नहीं किया। इसलिए पढ़ाई जो है ना बेटा, वो 12वीं तक चलो जो मौज मस्ती गई गई, लेकिन उससे पहले मेरा पर्सनल ये कहना है बच्चे को ना, वैसे तो 9वीं से ही अगर सही डायरेक्शन मिल जाए तो बेस्ट रहता है, पर दिक्कत ये है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को कुछ बताता ही नहीं है। इसीलिए बच्चे जो है कई बार गलत रास्ता भटक जाते हैं, फिर वापस लौट के आने में उम्र बीत जाती है। तो 12th के बाद ही सही रास्ता पकड़ लेना चाहिए, और आपकी आर्थिक स्थिति, आपके हालात अगर बहुत अच्छे नहीं है तो फिर 12वीं के तुरंत बाद ही बहुत मेहनत करके ना बेटा एक स्टैंड बना लेना चाहिए। चलिए।